Assalamu alaikum students, welcome to Prime Digital Learning System. Students, I am Ms. Kosar from Prime Foundation School. Students, today we discuss science subjects of class 4, in which unit number 4, characteristics of living things. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने प्लांट के डिफरेंट सेल पढ़े और ये पढ़ा कि इस सेल को सरवाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे रिप्रोड्यूस, रिस्पिरेटरी, मूव वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, इसी तरह ग्रोथ, टू ईट यानी नीड फूड। ये तमाम सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो इसमें डिस्कस लेक्चर नंबर 1 में और 2 में हमने इसके मुतालिक डिस्कस कर लिया। नाउ वी डिस्कस द पेज नंबर 36। देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 36 से हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4, क्लास 4, साइंस सब्जेक्ट। इसमें हम चैप्टर में बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में हमने डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़े, जिसमें हमने फ़िश का लाइफ साइकिल पढ़ा, इसी तरह फ्रॉग का पढ़ चुके हैं और ग्रास हॉपर का लाइफ साइकिल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 36 पर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स वी रीड। बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ a 4-stage life cycle. The eggs hatch, a larva means out. पिछले लाइफ साइकिल में हमने फिश के लाइफ साइकिल में जस्ट ओनली 3 स्टेजेस डिस्कस की थी कि उनके लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस होती हैं, लेकिन बटरफ्लाई और हाउस फ्लाइज इनके लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। देखें, द एग्स हैच अ लार्वा कम्स आउट, कि जब अंडे से बच्चा पैदा होता है तो उसको लार्वा कहते हैं, यानी जो कीड़ा एग टूटने के बाद उसके अंदर से निकलता है उसको लार्वा कहते हैं। द लार्वा, ग्रब, कैटरपिलर और मैगोट फीड्स एंड ग्रोस, कि ये लार्वा जो मुख्तलिफ स्टेजेस पर ग्रब, कैटरपिलर और मैगोट कहलाते हैं, ये ग्रो करते हैं वक्त के साथ साथ। इट कवर्स इटसेल्फ इन आ कोकून। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा। ये तमाम जो तब्दीलियाँ आती हैं इस वक्त तक ये स्टेज प्यूपा कहलाती है। व्हेन द प्यूपा ओपन्स द अडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट, तो मुकम्मल एक एनिमल बाहर आ जाता है। देखें, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इस डायग्राम पर फोकस करें। इसमें सबसे पहले बटरफ्लाई एक लीफ के ऊपर अंडे देती है। इन अंडों को इस पत्ते के ऊपर देखें, लीफ के ऊपर बड़ी बड़ी छोटे छोटे जो से हैं वो वाइट कलर में डॉट्स दिखाए गए हैं। ये क्या है? अंडे हैं। बटरफ्लाई अपने अंडे प्लांट के पत्तों पर देती है। फिर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और इनके अंदर कीड़ा बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। जब ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो ये अंडे हैच होते हैं, अंडे टूटते हैं और इन अंडों से ये सुंडी नुमा
जानवर निकलता है, जिसको लार्वा कहते हैं। ये लार्वा देखें टोटली अपने अडल्ट एनिमल बटरफ्लाई की तरह नहीं होता, बहुत ही डिफरेंट शेप इसकी होती है। बिल्कुल या ना इसके पर हैं, ना इसकी बॉडी इस तरह है कि जैसे बटरफ्लाई के आपने कलर देखे हैं, पर देखे हैं उसके, लेकिन यहाँ पर जस्ट ओनली एक छोटी सी सुंडी नज़र आती है। ये सुंडियाँ ग्रो करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसमें देखें कि इसके ये ऊपर देखें पंख बने हुए हैं, ये पर बनना शुरू हो जाते हैं, जो अभी तक इतने कलरफुल नहीं हैं जितना के बटरफ्लाई। तो इंसेक्ट क्योंकि ये है तो इसकी लेग्स भी ग्रो करती हैं और साथ साथ इनके पंख बनना शुरू हो जाते हैं, और कुछ वक्त के साथ ये ग्रो जब करती हैं तो ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये अडल्ट एनिमल बटरफ्लाई है जो मुकम्मल तौर पर अपनी शक्ल इख्तियार कर चुका है और इसकी मुशाबहत रिजेम्बलेंस अपने पेरेंट बटरफ्लाई की तरह होगी। तो इस तरह ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है जो एग्स से स्टार्ट होकर बटरफ्लाई तक ख़त्म होता है। एग्स से जो एनिमल निकलता है वो लार्वा, और लार्वा कुछ अरसे बाद जो शेप इख्तियार करता है उसको प्यूपा बोलते हैं, और फिर वहाँ से ये मज़ीद ग्रो करने के बाद मुकम्मल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करता है। नेक्स्ट डायग्राम पर फोकस करें। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई, यानी घरों में जो मक्खी पाई जाती है उस मक्खी का लाइफ साइकिल क्या है। देखिए इसके अंडे, अब आपने बटरफ्लाई के भी अंडे देखे थे, बहुत ही छोटे छोटे और गोल थे, राउंड शेप में थे, लेकिन इन एग्स की देखिए शेप थोड़ी सी उसकी निस्बत लंबी है। ये बिल्कुल यानी लॉन्ग शेप में है और वो राउंड शेप में थे। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें होता है तो ये एग के अंदर एक सुंडी पैदा होती है, सुंडी बनती है, और फिर कुछ वक्त के बाद ये अंडा टूटकर लार्वे में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका लार्वा देखें टोटली चेंज है बटरफ्लाई के लार्वे से। वो भी लार्वा कहलाता था जब अंडे से कीड़ा निकला था, तो यहाँ पर भी ये जो कीड़ा निकला है ये भी लार्वा कहलाता है, लेकिन इसकी ये स्ट्रक्चर, ये शेप बता रही है कि ये बटरफ्लाई का लार्वा नहीं है। जैसे उसका एग एक दूसरे से नहीं मिलते थे, इसी तरह लार्वा की शेप जो सी है वो टोटली अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती, और इसी तरह बटरफ्लाई के लार्वे से भी ये डिफरेंट लार्वा है। नेक्स्ट देखें इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि बटरफ्लाई से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने के बाद देखें ये एक उस सुंडी की निस्बत थोड़ा सा मोटा एनिमल है और इसकी स्ट्रक्चर भी चेंज है। इसके ऊपर ये बारीक बारीक छिलके नुमा चीज़ बन जाती है, इसको प्यूपा बोलते हैं। ये स्टेज क्या कहलाती है? प्यूपा। नेक्स्ट लास्ट स्टेज ऑफ दिस एनिमल इज अडल्ट फ्लाई, कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रोथ करने के बाद इसके पर निकलते हैं, इसकी लेग्स निकलती हैं, और फिर ये मुकम्मल एक हाउस फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये प्यूपा एक फ्लाई में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। तो बच्चों आपको लाइफ साइकिल डिफरेंट सेक्स का बताया गया, जिसमें आपने डायग्राम्स की मदद से ये देखा कि हर एनिमल की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जो वो इख्तियार करता है। इस तरह हर एनिमल की लाइफ साइकिल दूसरे एनिमल से डिफरेंट होता है। देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कि वो चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
इन टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 35 पर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। लेट्स वी रीड। ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज। We are humans. We look similar, but we have differences or variations. Humans look nothing like butterflies. We have some similar features, legs for example, but we are different species with lots of obvious variations. इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जैसे हम इंसान हैं, अब इंसान यहाँ जो रहता है वो भी इंसान कहलाएगा, जो किसी और कंट्री में जाएगा रहते हैं लोग रहते हैं, ये सारे इंसान ही कहलाते हैं। लेकिन हर इंसान की दूसरे इंसान से शक्ल रिजेम्बलेंस भी होती है सम टाइम, और डिफरेंसेस भी होते हैं। देखिए सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं कि हमारे भी लेग्स हैं, हैंड्स हैं, आइज़ हैं, माउथ है, ईयर है। इसी तरह तमाम इंसानों के हैंड्स होते हैं, लेग्स होती हैं, आर्म्स होते हैं, माउथ होता है, आइज़ होती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो हमें ज़ाहिर नज़र आती है वो हर एक की डिफरेंट होती है। इसी तरह इंसान और जानवर में फ़र्क है। अब बटरफ्लाई की तरह हमारे पर नहीं होते, हमारा जिस्म बटरफ्लाई की तरह फ्लाई नहीं कर सकता। इस तरह हर एक स्पीशीज जो सी है वो दूसरे से डिफरेंट होती है, और कुछ चीज़ें सेम भी हैं और कुछ मुख्तलिफ भी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। Have you noticed how people look a little bit like their mother and a little bit like their father? के हर इंसान का जो बच्चा होता है उसमें उसकी मदर की खसूसियात भी होती हैं और उसके बाप जैसी खसूसियात भी पाई जाती हैं, कि बाज़ की शक्ल मिल रही होती है लेकिन अदात माँ जैसी होती हैं, और बाज़ की जो सी है वो शक्ल माँ से मिलती है और अदात बाप जैसी होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मदर और फादर दोनों से रिजेंबल करती हैं। However, they do not look exactly the same as either parent. लेकिन कोई भी मुकम्मल तौर पर इस तरह नहीं होता कि टोटली हूबहू अपने पेरेंट की कॉपी हो, यानी टोटली रिजेंबल करें। लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है, सम टाइम कम रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन रिजेम्बलेंस अपने पेरेंट्स के साथ उनकी होती है। दिस इज़ बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्रॉम ईच पेरेंट। के इसका मतलब है कि हम कुछ प्रॉपर्टी जो सी हैं, कुछ जीन्स हमारे अंदर मदर से आती हैं और कुछ जीन जो सी हैं वो फादर से आती हैं। इस तरह न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसमें फादर और मदर दोनों की जीन्स इनहेरिट करती हैं, इसलिए उस बच्चे में दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। जैसे बाज़ की आँखों की जो शेप है वो बिल्कुल मदर जैसी होती है, बाज़ के नोज़ की शेप बिल्कुल अपने फादर जैसी होती है, और इसी तरह हाथ, पाँव, बाजू, बाल ये ऐसी है रंगत जो अपने पेरेंट्स से हम हासिल करते हैं, और ये सम टाइम फादर जैसी सम टाइम मदर जैसी होती है। स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ आई कि हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल क्यों करते हैं? कि हमें जो जीन्स मिलती हैं वो हाफ हमारी मदर से और हाफ हमारे फादर से आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
we discuss page number 37. Open page number 37. देखें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 37, इस पर जस्ट ओनली 2 लाइन्स हैं जिसको हमने रीड आउट करना है. प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेरिट characteristics from their parents, but characteristics can also be affected by their environment. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात बताई गई है कि हम पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जिस्म के अंदर होती हैं वो पेरेंट्स से आती हैं. हाफ अभी हमने बात कही कि फादर से और हाफ मदर से, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो हमें इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज हो जाती हैं, उसमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं. इस तरह मुकम्मल जो है वो टोटली हमारे पेरेंट्स से हट के भी हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दोनों में नहीं होती लेकिन हमारे जिस्म में होती हैं. हमारी आदत के लिहाज से, हमारे बोलने का स्टाइल के लिहाज से, हमारा उठने बैठने के लिहाज से, तो हमारे माहौल के मुताबिक हमारी आदत जो सी हैं वो चेंज हो जाती हैं. देखें इस अब पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ डॉग्स, दे हैव सिमिलरिटीज बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज. के अब डॉग्स आप कहीं पर भी चले जाए, जैसा भी होगा उसके पार्ट जो से हैं वो उतने ही होंगे. सबकी दुम होगी, टांगे होंगी 4, 2 आगे वाली 2 पीछे वाली, कान होंगे, इसी तरह उनकी आदत भी हो सकता है मिलती जुलती हो. तो इनमें क्या चीज़ें होती हैं जो सेम है. देखें ये डॉग देखें इसकी भी 4 टांगे हैं, ये डॉग देखें इसकी भी 4 टांगे हैं, ये देखें इसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी दुम है, इसकी भी दुम है और इसकी भी दुम है. ये क्या है, सिमिलरिटीज़. लेकिन वैसे आप देखें कि हर डॉग दूसरे से डिफरेंट है. इसकी लुक किससे नहीं मिल रही, इसकी लुक किससे नहीं मिल रही, लेकिन ये क्योंकि स्पीशीज़ एक है तो इनका स्ट्रक्चर वाइज तो हम कह सकते हैं कि जो तादाद है दुम की, टांगों की, कान वगैरह की, ये सेम होती है, लेकिन वैसे ये हर एक दूसरे से डिफरेंट है. अब यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो आपके नोट्स पर दे दी गई हैं, ये वहाँ से आपने फिल करनी है. और नेक्स्ट वी डिस्कस द पेज नंबर 38. देखिए पेज नंबर 38, लाइफ साइकिल ऑफ आ फ्लावरिंग प्लांट. अब ये फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं उनका लाइफ साइकिल क्या है, और विदाउट फ्लावर जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल थोड़ा सा चेंज होगा. देखिए यहाँ पर एक प्लांट का लाइफ साइकिल दिखाया गया है. ये देखते हैं क्या है, पहले इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं. द अडल्ट प्लांट has roots, stems, leaves and seeds, but it also bears flowers. In some plants the flowers develop into fruit which contains the seeds. देखिए एक अडल्ट प्लांट की रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और सीड्स होते हैं, और इस पर जब फ्लावर लगते हैं तो ये सीड जो से हैं जिससे नन्हा पौधा निकलता है और फिर ग्रो होता है, फिर उसके लीव्स निकलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे सीड जो से हैं वो फ्लावर में पैदा हो जाते हैं, उसके फ्रूट में चले जाते हैं, और वहाँ से फिर दोबारा अगर हमने उसको ग्रो करना हो तो उन्हीं सीड्स को उन फ्रूट से लेकर, उन फ्लावर से लेकर मिट्टी में ग्रो किया जाता है. देखिए लाइफ साइकिल, ये एक अडल्ट प्लांट है,
ये ज़मीन में पहले ग्रो किया हुआ है। इसकी ऊपर देखें, ये एक मटर की फली दिखाई गई है। सॉरी, अब इस फली में देखें, ये बीन की फलियां हैं। अब यहाँ पर देखें, इस फली के अंदर ये ऊपर फ्रूट विद सीड्स, यानी इस फली के अंदर इसके दाने मौजूद हैं। ये दाने इसके सीड्स कहलाते हैं। इन सीड्स को हम एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने इसी की फसल दोबारा ग्रो करनी हो तो हम इन सीड्स को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर बो देते हैं। अब जब मिट्टी के अंदर इनको बोया जाता है तो ये सीड देखें, इसके अंदर से नमी हासिल करते ही एक डंडी निकल आती है, स्टेम। आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड दिस शो अ स्टेम। ये एक डंडी नज़र आती है। इसको अगर हम ज़मीन में डाल दें तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक नन्हा पौधा निकल आएगा, जिसके ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। और पत्तों की ग्रोथ से क्या होगा कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह चेंज हो जाएगी, और बहुत सारे लीफ निकलने के बाद इस पर छोटे छोटे फ्लावर पैदा होंगे, और ये फ्लावर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक फली में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये फली के अंदर जो दाने हैं, जो बीज हैं, वो पैदा हो जाएंगे, और फिर इसकी शेप इस तरह होगी कि फ्रूट जब हम इस ट्री से तोड़ लेंगे, ये फ्रूट एक वेजिटेबल है, और इसके अंदर क्या है कि ये सीड्स हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ करेंगे, या इसको अगर एटमॉस्फेयर अच्छी मिल जाए तो ये दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा कि सीड से फिर पौधा, और पौधों से फिर एक अडल्ट प्लांट, और अडल्ट प्लांट से फिर दोबारा फ्लावर और ये फलियां बनेंगी, और इनसे फिर दोबारा सीड्स हमें हासिल होंगे। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ अडल्ट प्लांट। और ये प्लांट कैसा था, जिसके ऊपर फ्लावर बने थे, यानी जब ये एक अडल्ट प्लांट में कन्वर्ट होता है तो पहले इसके फ्लावर बनते हैं, फिर वो फ्लावर इन फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इन फलियों से हमें सीड हासिल होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में थोड़ा सा एक स्टेज चेंज है। देखें, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस, but their seeds are not covered like those of flowering plants. Some plants complete their life cycle in a few weeks and others take many years. बगैर फूलों के जो प्लांट होता है उसका लाइफ साइकिल बिल्कुल सेम इसी तरह है कि सीड भी मिलते हैं, वो उनकी रूट्स भी निकलती हैं, लीव्स भी निकलता है, स्टेम्स भी निकलता है, लेकिन उसके ऊपर अडल्ट प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं बनता, जिसकी वजह से उसके सीड जो से हैं वो इस तरह कवर्ड नहीं होते। और लाइफ साइकिल हर प्लांट का डिफरेंट होता है। कुछ प्लांट जो से हैं वो चंद हफ्तों में ग्रो कर जाते हैं, और कुछ को दरख्त बनते बनते साल लग जाते हैं। और बाज़ आपको मालूम है कि जब ये प्लांट के सीड हम हासिल करते हैं तो ऑल सीड जो से हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, कुछ डेड हो जाते हैं, जर्मिनेशन से पहले ही डेड हो जाते हैं, प्लांट पर ही लगे हुए गल सड़ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जर्मिनेट करते हैं, और इनके जर्मिनेशन का प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स के साथ कंप्लीट होता है। देखिए, डू यू नो, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। सम सीड्स कैन लास्ट अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे जर्मिनेट। इन द मिड 1990s, a Chinese lotus plant grew from a seed that was around 1400 years old। कि कुछ पौधों के
जो सीड है वो इतना ग्रो करते हैं और वो बहुत अरसे तक दरख्त की शक्ल में रहते हैं। जैसे एक चाइनीज़ ने 1990s में प्लांट ग्रो किया था और वो 1400 साल लगे थे उसको एक मुकम्मल दरख्त होने में, और वो 1400 साल तक कायम रहा था। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो एक सीड के जर्मिनेट होने में डिफरेंट टाइम लगता है और हर प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में ग्रो करता है। इस तरह हर प्लांट के ग्रो करने का लाइफ साइकिल और उसकी स्टेजेस जो सी हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, now we complete the unit number 4 of science subjects of class 4. In this chapter we discuss the different life cycles of different animals and different parts of the cell. I hope आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि लाइफ साइकिल क्या होता है और डिफरेंट एनिमल्स का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छी तरह इसको रीड आउट करना है, इसको समझना है और नोट्स में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छी तरह लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।